Hi, so in today's video we will be discussing about your unit 1 now. Unit 1 में हम देखने वाले हैं अर्ली मॉडर्न यूरोप के बारे में, की कॉन्सेप्ट्स और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हमने पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा एक सिलेबस तो बताया था कि क्या क्या आपको पेपर का सिलेबस है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ हिस्ट्री कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन मॉडर्न यूरोप। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट नाउ। सबसे पहले हम देख लो तो आपका यूनिट 1 का नाम है अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप, जो कि है 15th सेंचुरी से लेके टू द लेट 18th सेंचुरी तक का, और ये एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स में, लाइक सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में एंड जो कल्चर में। ये जो एरा है उसको मार्क किया जाता है एक प्रोफाउंड शिफ्ट इन थिंकिंग, आर्ट, साइंस, गवर्नेंस लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे। तो मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है इसने आज के लिए जो है एक फाउंडेशन ले करी थी। उसके बाद अगर हम बात करें जो कल्चरल चेंजेस है ड्यूरिंग दिस टाइम वर नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, बट ये कल्मिनेट करते हैं ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग फोर्सेस जो कि शेप किए गए थे यूरोपियन सिटीज में फॉर सेंचुरीज। उसके बाद अगर हम बात करें इस लेसन में मेजरली जो है अर्ली मॉडर्न वगैरह के बारे में देखने वाले हैं। अर्ली मॉडर्न का मतलब होता है, मतलब सबसे पहले तो कि इन दिस लेसन वी विल बी एक्सप्लोरिंग द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट डिफाइन अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसमें हम ये भी फोकस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द टर्म अर्ली मॉडर्न एंड मीन्स लाइक द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो कि डिस्टिंग्विश करती है इस पीरियड को, द कल्चरल चेंजेस जो कि अकर किए एंड हाउ कैसे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इवेल्युएट करे इन पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशंस को। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग के बारे में। तो जो अर्ली मॉडर्न यूरोप है, इसमें अगर हम बात करें अर्ली मॉडर्न, इसका मतलब क्या है, तो ये जो टिपिकली यूज किया जाता है हम किसी भी पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए बिटवीन द फॉल ऑफ मिडीवियल एरा एंड द ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी, जो कि इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट एंड द पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। स्कॉलर्स जो जनरली प्लेस करते हैं बिगनिंग, लाइक स्कॉलर्स जनरली प्लेस द बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड अराउंड 1500 सेंचुरी, दैट इज सीई, एंड इट्स एंड अराउंड 18th सेंचुरी। और थ्रू द एग्जैक्ट बाउंड्रीज जो है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर पे कि मतलब कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अब हम अर्ली मॉडर्न यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें जनरली 1800 से लेकर 18th सेंचुरी तक हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ की ट्रांजिशंस के बारे में, अगर हम देखने वाले हैं डिफाइन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, मतलब जो कि कुछ ऐसे ट्रांजिशंस जो कि डिफाइन करते हैं हमारे अर्ली मॉडर्न पीरियड को। सबसे पहला हमारा डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अगर आपको नहीं पता तो फ्यूडलिज्म का मतलब जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर पेपर में मेजर टॉपिक ही फ्यूडलिज्म का है। ये पीरियड जो है वो देखा जाता है इसको एज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट हैड डोमिनेटेड मिडीवियल यूरोप। फ्यूडल रिलेशनशिप्स जो है बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द वेसल्स उसने वीकन किया था, लाइक वो वीकन हो चुकी थी, एंड जो सेंट्रलाइज मोनार्कीज है वो अब एमर्ज करने लगी थी उस टाइम में। जो राइज है ऑफ नेशन स्टेट्स, सो जो मोनार्क्स है और जो रूलर्स है वो अब बिगिन कर जाते हैं कि वो कंसोलिडेट करें उनके अपनी पावर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स। एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं लाइक द यूनिफिकेशन ऑफ स्पेन एंड द राइज ऑफ फ्रांस, इंग्लैंड एंड अदर पावरफुल स्टेट्स। उसके हम देखने वाले द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन। तो जो अर्ली मॉडर्न एरा है वो विटनेस करता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे यूरोपियन नेशंस जो है वो एम्बार्क करते हैं ऑन वॉयजेस ताकि वो डिस्कवर कर सके न्यू लैंड्स। एंड ये जो पर्टिकुलर है मतलब दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वास्ट कॉलोनियल एम्पायर्स प्राइमरली इन द अमेरिकाज, अफ्रीका एंड द एशिया, एंड ये रीशेप करते हैं यूरोपियन इकोनॉमीज को। देन वी हैव इज द रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस अपहेवल। सो जो ये पर्टिकुलर है लाइक जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है जो कि इनिशिएट हुई थी बाय द मार्टिन लूथर। अगर आपको पता, मार्टिन लूथर का अगला पर्टिकुलर यूनिट में हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इन 1517 में जो प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन इनिशिएट हुई थी बाय द मार्टिन लूथर, वो ड्रामेटिकली जो है उसने ऑल्टर किया था रिलीजियस लैंडस्केप्स को ऑफ यूरोप, और ये लीड करता है रिलीजियस वॉर्स की तरफ, डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द स्प्रेड ऑफ न्यू प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस। Then we have is the scientific revolution. So the development है of new specific methods and जो discoveries थी such as those by the Copernicus, Galileo और the Newton, and ये challenge करते हैं traditional ways को of thinking about the natural world and the universe। जो enlightenment है, अगर आपको पता न्यूटन का तो मेजर लॉ ही था ग्रेविटी का। तो हम देखने वाले द एनलाइटनमेंट, ये जो पर्टिकुलर पीरियड था ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, जहाँ पे आइडियाज जो है ह्यूमन राइट्स के अबाउट द ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड जो रीजन है उसने गेन किया था प्रोमिनेंस। ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल थॉट को एंड सोशल मूवमेंट्स को। उसके बाद अगर हम देखें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप, तो जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो अंडरस्टूड करता है थ्रू सेवरल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
फर्स्ट इसमें है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजिंग एंड स्टेट बिल्डिंग. सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हम देखें इन अर्ली मॉडर्न यूरोप वाज द राइज ऑफ पावरफुल सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज. किंग्स एंड क्वींस जो है वो ग्रेजुअली जो है कंसोलिडेट करते हैं पावर को फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स एंड क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड स्टेट. Examples of this process was include the creation of Spanish and French monarchies with figures like King Louis XIV and France symbolizing the absolute monarch. So monarchs जो है वो यूज करते थे वेरियस टूल्स ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपना कंट्रोल, इंक्लूडिंग अब हम कुछ इनके टूल्स के बारे में देखने वाले हैं. फर्स्ट वी हैव इज द स्टैंडिंग आर्मीज. सो स्टैंडिंग आर्मीज में जो है मेजरली तो वो सेटलाइज्ड आर्मीज थी जो कि अलाउ करती थी मोनार्क्स को कि वो कंट्रोल कर सके अपनी टेरिटरीज मोर इफेक्टिवली. देन वी हैव द ब्यूरोक्रेसीज. सो जो गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करती थी मोर सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसीज ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके जस्टिस एंड मैनेज कर सके रिसोर्सेज को. देन वी हैव द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म. सो मोनार्क्स जो है सच एज लुइस 14 वो उन्होंने रूल किया था रूल विदाउट द नीड ऑफ कंसेंट from the parliaments or states, asserting that their authority was divinely ordained. Then we have is the social hierarchy and the inequality. So जो social structure था और जो early modern Europe जो है वो remain करता है largely hierarchical, although ये begin करता है to change as the period progress. जो traditional three states हैं जो clergy हुआ या फिर जो nobility हुआ and the common people वो remain करते हैं dominant, and but with the rise of bourgeois middle classes like the bourgeois or the middle classes and the particularly in cities new social dynamics जो है वो emerge करती है. economic prosperity in religions like northern Italy में या फिर जो low countries जो है and the England वो enable करते हैं merchants and other artisans को कि वो challenge कर सके old social structures को. then is the nobility and the aristocracy. ऑल्दो जो उनकी पॉलिटिकल पावर थी वो अब इरोड होने लगी थी पर जो नोबिलिटी जो थी वो रिटेन करती है सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. देन इज द बुर्गीज. सो जो मिडिल क्लास जो है वो ग्रो हुई थी इसमें इन इंपॉर्टेंस टू द इंक्रीजिंग ट्रेड बैंकिंग एंड इंडस्ट्री. वेल्डियर मर्चेंट्स बैंकर्स और जो प्रोफेशनल्स थे वो अब अपनी जो पावर जो थे वो एजर्ट करने लगे थे देमसेल्फ इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ में. देन वी हैव द पीजेंट्री. पीजेंट्री तो आपको पता ही होगा कि जैसे जो डिस्पाइट द सोशल चेंजेस पीजेंट्स जो कि अभी भी बॉटम से लाइक रिमेन्ड एट द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब जो पर्टिकुलरली फार्मर्स टाइप हम कह सकते हैं ना, तो वो पीजेंट्स होते थे जो कि एक टाइप से लेबर क्लास होती थी फार्म्स में. So some regions saw improvements in agriculture techniques that allowed a greater economic mobility. Then there is the religion and the reformation. So religion के बारे में अगर हम देखें religion जो है वो remain करता है central to European life during the early modern period. However जो Protestant reformation है जो कि initiate हुई थी by the Martin Luther in 1517 वो मार्क करता है, वो एक एज अ लैंडमार्क था इवेंट था जो कि फ्लक्चुएट करता है लाइक फ्रक्चर्ड the unity of Western Christianity and led to the centuries of religious conflict. Then there is the Protestantism. हाँ इसको जैसे पढ़ सकते हैं. So ये जो है लेड करते हैं फिगर्स लाइक मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन एंड द अदर्स जो कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है लाइक द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन sought to reform the Catholic Church. ये रिजेक्ट करता है papal authority and advocate करता है for individuals direct relationship with the God and the use of vernacular languages in church services. Then is the Catholic Reformation. So in response to the Catholic Church initiate करता है its own reforms through the Counter Reformation which जो कि include करता है founding of Jesus and the reaffirmation of Catholic dogma at the Council of Trent. Then we have the Reformation जो है वो trigger हुई थी a series of religious wars including the 30 Years' War and established the foundation of religious pluralism in Europe. Then is the cultural renaissance and humanism. So जो early modern period है वो witness करता है the flourishing of art, literature and philosophy particularly in Italy but also throughout the Europe. ये जो particular era है इसको जाना जाता है as a renaissance, revived classical ideas from ancient Greece and Rome, fostering a renewed interest in human potential and creativity. Then here is the humanism. So ये जो particular एक philosophical movement जो कि emphasize करते हैं study of classical texts and the importance of individuals achievements. ह्यूमैनिज्म जो है वो एक बहुत ज़्यादा सेंट्रल बन गया था टू द रेनेसा. फिगर्स जैसे कि पेट्रार्क हो गया या फिर जो एरस्मस एंड द थॉमस मोरे आर कंसीडर्ड की प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमैनिज्म.
Then is the art and literature. So the Renaissance artists जो हैं such as Leonardo da Vinci or the Michelangelo and the Raphael and writers like Shakespeare and the Cervantes, ये जो है इन्होंने हेल्प किया था कि वो शेप कर सके कल्चरल लैंडस्केप को, ब्लेंडिंग रिलीजियस थीम्स विद अ ग्रोइंग फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इंडिविजुअलिज्म. देन इज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. सो द अर्ली मॉडर्न पीरियड जो है जिसने विटनेस किया था बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस का एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसने रीशेप किया यूरोपियन थिंकिंग को, चैलेंजिंग लॉन्ग हेल्ड व्यूज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. देन यू हैव द हेलियोसेंट्रिसिज्म. सो हेलियोसेंट्रिसिज्म का मतलब आपको बताना जरूरी है, ये में 3 टॉपिक्स है अलग अलग, इसको हम अलग कर देते हैं. तो फर्स्ट इज हेलियोसेंट्रिसिज्म. सो दैट इज जो निकोलस जो थे पर्टिकुलरली उन्होंने प्रपोज किया था दैट द सन जो है नॉट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. जो सन है ना वो ही जो है सेंटर सोलर सिस्टम, ना कि अर्थ है. A theory later confirmed by Galileo telescopic observations. Then there was the advances in mathematics and physics. तो इनका तो आपको मेजर ही पता है किसका रोल था, न्यूटन का, ग्रेविटी वाला. फिगर्स लाइक इसैक न्यूटन एंड द जॉनस केपलर डेवलप करते हुए न्यू साइंटिफिक थ्योरीज दैट रिवोल्यूशनाइज द फिजिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी. एंड देन देयर इज द साइंटिफिक मेथड जो कि एम्फसाइज करता है empirical observation, experimentation, and the reasoned argument became a hallmark of scientific inquiry during this period. There is the cultural change in early modern Europe. सो कल्चरल चेंज के बारे में अगर हम देखें तो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थी ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप वो डीपली इंटरवीन थी विद द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स में. जो रेनेसा है, जो रिफॉर्मेशन है और जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो एनलाइटमेंट करते हैं ऑल कंट्रीब्यूटेड टू अ वाइब्रेंट कल्चरल लैंडस्केप, और वो एम्फसाइज करते हैं ह्यूमैनिज्म को, रीजन को एंड इंडिविजुअल के राइट्स को. उसके बाद अगर हम बात करें जो रेनेसा है, द रेनेसा, उसने स्पार्क किया था एक रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड द फिलोसफी जो कि लीड करता था टू द क्रिएशन ऑफ मास्टरपीसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी. रिफॉर्मेशन के बारे में अगर हम देखें, द रिफॉर्मेशन जो कि शेप करता है रिलीजियस थॉट को, गिविंग राइज टू प्रोटेस्टेंटिज्म एंड चैलेंजिंग द कैथोलिक चर्चेस authority. It also influenced European art, music and literature. Then there is the scientific revolution जिसने ट्रांसफॉर्म किया था the way people understood the world around them, influencing everything from art to philosophy. Then we have the enlightenment. So जो कि emphasize करता है रीजन को, सेकुलरिज्म को एंड प्रोग्रेस को, leading to new political and social ideas including the rise of democracy and human rights. Then we have is the evolution of cultural change in early modern Europe. So जो कल्चरल जो है लाइक जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप वर प्रोफाउंड येट दे वर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. वाइल सम जो कुछ जो रीजन्स थे लाइक इटली एंड द नीदरलैंड्स वो एम्ब्रेस करते हैं ह्यूमैनिज्म को एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को अर्ली ऑन. अदर एरियाज जो पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न यूरोप वो एक्सपीरियंस करते हैं स्लोअर कल्चरल शिफ्ट्स को. देन वे विच द हिस्टोरियंस हैव डिबेटेड द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. सो इसके बारे में हम देखने वाले हैं लास्ट, फिर हमारा होगा कंक्लूजन. सो सबसे पहले हमारा है प्रोग्रेसिव एंड जो कंजर्वेटिव होते हैं. अगर आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव इज समवन जो ग्रो कर रहा है, कंजर्वेटिव इज समवन जो कि स्टक है. सो जो कुछ आर्ग्यू करते हैं जो अर्ली मॉडर्न पीरियड के हैं जो कि मार्क करते हैं एक क्लियर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मॉडर्निटी विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडिविजुअल राइट्स. अदर्स एम्फसाइज करते हैं कंजर्वेटिव एस्पेक्ट्स पे ऑफ दिस पीरियड सच एज द परसिस्टेंस ऑफ द सोशल हायरार्कीज and religious orthodoxy. Then we have the regional variations. Cultural transformations did not occur eventually. So for instance, अगर हम बात करें Protestant Reformation के बारे में by the Martin Luther was largely confined to Northern Europe, while जो Southern Europe जो है वो remain करता है एक predominantly Catholic and Catholic इसमें हम पढ़ सकते हैं. Similarly जो Enlightenment का ideals थे वो spread करते हैं most heavily in the France, Britain and Netherlands, left in the other European countries. Then we have is the conclusion. So the early modern Europe जो है was a period of immense cultural, political and social transformation from the fall of feudalism to the rise of nation states, from the scientific revolution to the intellectual ferment of the Enlightenment. This era set the stage of modern world. It was a time of contrasts, religious upheavals, intellectual achievements and growing secularism, all of which helped shape the future of Europe and the broader world. Understanding the key concepts of historical background
of this period allows us to grasp the foundations of many aspects of contemporary culture, society and governance. With this, we are ending this video here only. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी यूनिट 2 एंड यूनिट 2 इससे ज्यादा लेंदी है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार में सिलेबस नहीं समझ आ रहा, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सब कुछ तो आपको नहीं आएगा। ट्राई करना 3 से 4 बार इन वीडियोस को देखो, तो अपने आपको चीजें जो समझ आने लगेंगी। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।